your Ruksar ma'am, and today I am back with a new chapter of Standard 9, that is chapter number 2, First World War and Russian Revolution. So dear student, as the topic gives you clear insight into the chapter, as this chapter is from the history portion of your book. So today we are going to study about the history, about the past. Okay dear student? So I am going to explain you this chapter basically into 4 parts. So today we are going to study the first part of this chapter. So without taking much of your time, let's start the chapter. Okay, but before I start my explanation of the chapter, I suggest you, if you haven't read the chapter before my explanation, then you must read the chapter. Okay dear student? So let's start the chapter. The earning of Western European countries for the expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. Okay dear student, the earning यानी कि जो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी डिज़ायर थी क्या थी कि एक्सपांशन ऑफ देयर एम्पायर, उनके एम्पायर को वो लोग एक्सपांड करना चाह रहे थे यानी फैलाना चाह रहे थे। इस वजह से वो अलग अलग जगह पर अपनी टेरिटरीज एक्वायर करना चाह रहे थे यानी कॉलोनीज क्रिएट करना चाह रहे थे, और इसके लिए वो कहाँ जा पहुँचे? एशिया एंड अफ्रीका, ताकि वो वहाँ पर अपनी कॉलोनीज क्रिएट कर सके, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सके। Thus they established their colonies and expanded their rule, और इसी तरह उन्होंने अपनी कॉलोनीज क्या की? एस्टैब्लिश की और अपने रूल को एक्सपांड किया यानी बढ़ा दिया। Consequently, there arose a competition between European nation to establish colonies, और consequently अभी यूरोपियन नेशन के बीच में क्या हुआ? सभी के बीच में कंपटीशन होने लगा अलग अलग जगह पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। This greed for the colonization among the Western European nation caused the economic, social and cultural ruins of the Asian African countries. Okay, ये जो greed थी colonization की among the Western European nations, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के अंदर जो ग्रीड थी कॉलोनलाइजेशन की, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली रूइंस यानी बर्बाद हो गई थी, ठीक है। The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. Okay dear students, so the colonies establish करने की या फिर क्रिएट करने की जो प्रोसेस चल रही थी उसका रिजल्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर कुछ इस तरह से आया कि क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन अकर हो गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल्स। तो अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, वेस्टर्न यूरोप एंड colonialism in Africa and Asia. Okay, so here Western Europe and colonialism in Asia and Africa आपको दिया गया है। Let's see, the Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. Now जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी डिज़ायर थी वो क्या करना चाह रही थी? अपना एम्पायर कहाँ एक्सपांड करना चाह रही थी? एशिया और अफ्रीका में भी अपना एम्पायर एक्सपांड करना चाह रही थी यानी फैलाना चाह रही थी। Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. ओके, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उनकी ग्रीड ने उनकी नेबरिंग कंट्री तक को स्पेयर नहीं किया यानी उनको तक नहीं छोड़ा, ठीक है, वहाँ पर भी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, और स्पेन ने कहाँ पर कंट्रोल कर लिया था? नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग पे कंट्रोल कर लिया था। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस, और उसके बाद कुछ प्रोविंसेस वहाँ की फ्रांस ने कैप्चर कर ली, ठीक है। व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट एन हेयर, ठीक है, और उसके बाद जो पोर्टुगीज किंग है वो विदाउट एन हेयर यानी अपने उत्तराधिकारी के बिना मर जाते, यानी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, कोई उनका वारिस नहीं था उनके मरने के बाद जो उनके किंगडम को संभाल ले, ठीक है। तो पोर्टुगल कम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन, तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो पोर्टुगल से सारे के सारे किसके रूल के अंडर आ गए? अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग, बिकॉज स्पेनिश किंग का ब्लड रिलेशन था पोर्टुगीज किंग के साथ, दैट्स वाई। ओके, सो फॉर 6 decades the monopoly of establishing colonies in the non-European countries was with Spain. ओके, सो फॉर द 6 decades यानी 6 decades के लिए जो मोनोपोली थी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की नॉन यूरोपियन कंट्रीज में, वो किसके पास रही? स्पेन के पास रही, ठीक है डियर स्टूडेंट।
Similarly, Italy and Germany states become the victim of greed of the France and Austria. Now, similarly जो इटली और जर्मनी स्टेट्स थे वो किसकी ग्रीड का शिकार बने, किसकी लालच का शिकार बने, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लालच का शिकार बने, ठीक है. When the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footsteps of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. Okay, so here, dear student, when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nation, जो क्या था, यूरोपियन पावर्स था वो अपना ग्रिप यानी अपना कंट्रोल कहाँ पर टाइट कर रहा था, एशियन और अफ्रीकन नेशंस पे अपना ग्रिप टाइट कर रहा था, वहाँ पर कंट्रोल टाइट कर रहा था, यानी वहाँ पर अपने कॉलोनीज क्रिएट कर रहा था. तब क्या हुआ, मैनी ऑफ यूरोपियन नेशंस विच हैड बिकम फ्री, और उसके अलावा दूसरे जो यूरोपियन नेशंस थे जो फ्री हुए थे, ठीक है, फॉलोइंग द फुट स्टेप ऑफ इंग्लैंड, वो किसके फुट स्टेप फॉलो करने लगे, इंग्लैंड के फुट स्टेप फॉलो करने लगे, यानी इंग्लैंड को फॉलो करने लगे. और उन्होंने क्या किया, मेड मेनी ऑफ एफ्रो एशियन नेशन दर कॉलोनीज, उन्होंने बहुत सारे एफ्रो एशियन नेशंस को अपनी कॉलोनीज बना ली, ठीक है, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज गिवन टू यू, colonialism in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar, Singapore and Malaysia. Okay, इंडिया पे अपनी ग्रिप टाइट करने के बाद, मतलब अपना पूरी तरह से कंट्रोल पाने के बाद, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने अपना एम्पायर कहाँ कहाँ तक एस्टेब्लिश किया, यानी कहाँ पर एक्सपांड किया, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया, इन सारी जगह भी एक्सपांड किया. इंडिया पे तो कंट्रोल उसने पा ही लिया था, और वहाँ पर अपना कंट्रोल टाइट करने के बाद क्या किया उसने, अपना एम्पायर श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलेशिया में भी एक्सपांड किया. इंग्लैंड एंटर चाइना ऑल्सो, फिर बाद में इंग्लैंड चाइना पे भी एंटर हो गया. बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर इंग्लैंड और चाइना के बीच में पहले से ओपियम क्या चल रहा था, ओपियम ट्रेड चल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर वॉर्स हुए, युद्ध हुए 1839 से लेकर 1842 तक, ठीक है, विच केम टू नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री. और इसी वजह से वहाँ ओपियम ट्रेड चल रहा था, इसी वजह से इस वॉर को क्या नाम दिया गया, ओपियम वॉर नाम दिया गया हिस्ट्री में. ओके, चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. ओके, और जब ये युद्ध हुआ, वॉर हुआ, इसमें चाइना लॉस्ट हुई, यानी चाइना हार गई, और इसी के साथ चाइना जब हारी तो उसने इस वॉर में अपने 5 पोर्ट्स लॉस्ट किए, यानी घुमा दिए, ठीक है, और फिर इंग्लैंड ने उन्हीं पोर्ट से अपना ट्रेड किया और अपना एम्पायर को एक्सपांड किया, यानी फैला दिया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, चाइना की कमजोरी का एडवांटेज लेते हुए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स. चाइना की जो वीकनेस है उसका एडवांटेज लेते हुए जापान ने भी, रशिया ने भी, और जर्मनी और फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी कुछ जगह वहाँ पर क्या किया, चाइना में कैप्चर की, और क्या किया, वहाँ पर अपना ट्रेड शुरू किया, ठीक है, और वहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स गेन किए. Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. Okay, now enormous oil resources in the desert region of West Asia. West Asia के अंदर जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज है. उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया यूरोपियंस को. क्यों अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया ताकि वो वहाँ आकर अपनी कॉलोनीज क्रिएट करे, ठीक है, एस्टेब्लिश करे. इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश्ड ऑयल कंपनीज इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है. उसके बाद इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने अपनी जो कंपनीज है कहाँ एस्टेब्लिश की, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन में, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर मेड एफर्ट्स, यानी उन्होंने वहाँ कोशिश की अपने अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने की, यानी अपने अपने इंटरेस्ट का टेक केयर करने की, ख्याल रखने की. नाउ द नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका. अभी हमने कॉलोनियलिज्म इन एशिया बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट दैट.
नाउ लेट्स स्टडी कोलोनिज्म इन अफ्रीका। अभी अफ्रीका में किस तरह से कोलोनिज्म हुआ, ठीक है। द डच एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। ओके, सबसे पहले द डच फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, सबसे पहले डच एस्टेब्लिश्ड इस कॉलोनीज फॉर द फर्स्ट टाइम। डच पीपल ने सबसे पहली बार अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। जब 15th सेंचुरी का एंड चल रहा था, कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी? इन साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका में। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ओके, और उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। कहाँ पर? केप एंड अल्जीरिया में, जो कहाँ पर आया हुआ है? नॉर्थ अफ्रीका में आया हुआ है, ठीक है। The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution. Okay, so the vast provinces of Africa, अफ्रीका की जो vast provinces थी वो कैसी थी? क्वाइट सूटेबल थी। किस चीज़ के लिए? वहाँ से रॉ मटेरियल भी इजीली एक्वायर हो सकता था, यानी मिल सकता था। और दूसरा कि वहाँ पर सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं उसे हम वहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। जो ये वास्ट प्रोविंसेस है अफ्रीका की, वो प्रॉपर एग्जैक्टली सूटेबल थी। किस चीज़ के लिए? रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए और जो रेडी प्रोडक्ट है उसे सेल करने के लिए, ठीक है। और ये कब की बात चल रही है? पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कम्पीटेड टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, और उसकी वजह से क्या हुआ? जो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी सब ने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया वहाँ पर कॉलोनीज क्रिएट करने के लिए। कहाँ पर कॉलोनीज क्रिएट करने के लिए? अफ्रीका में, ठीक है। किंग लेपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टेब्लिश हिज रूल। ओके, जो किंग लेपोल्ड थे बेल्जियम के, उन्होंने क्या किया? जो कॉन्गो की वास्ट प्रोविंसेस थी उसे सीज कर लिया, जब्त कर लिया था, ठीक है। वहाँ पर फोर्सिबली कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद वहाँ पर फोर्सिबली कंट्रोल करने के बाद अपना पावर एस्टेब्लिश कर लिया। इंग्लैंड एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज कहाँ एस्टेब्लिश की? इजिप्ट में। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ द साउथ अफ्रीका। इजिप्ट में कौन सी प्रोविंसेस पे उसने कंट्रोल किया? सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका की कुछ प्रोविंसेस पे, और दूसरा साउथ अफ्रीका की प्रोविंसेस पे। फ्रांस एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन टूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। ओके, उसके बाद फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज कहाँ एस्टेब्लिश की? टूनिशिया में, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। जर्मनी एस्टेब्लिश इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज कहाँ एस्टेब्लिश की? उसका एम्पायर कहाँ एस्टेब्लिश किया? ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका की कुछ प्रोविंसेस में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। किसने? जर्मनी ने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट, इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। और इटली ने क्या किया? अफ्रीकन प्रोविंसेस को कैप्चर किया जो किसके पास आई हुई है? रेड सी के पास आई हुई है, ठीक है। स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। स्पेन और पोर्टुगल ने अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस को क्या कर लिया था? सीज, यानी वहाँ पर कंट्रोल गेन कर लिया था, ठीक है। आफ्टर दैट अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन। यूरोपियन नेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई जो बर्लिन में हुई, और कौन से टाइम पीरियड में हुई? 1884 से लेकर 1885 के टाइम पीरियड के बीच में हुई कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई यूरोपियन नेशन के लिए, जो बर्लिन में हुई थी, ठीक है। इन द मिडेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज, जब ये कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का कॉम्पिटिशन चल रहा था उसके बीच में हुई थी, ठीक है। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वेर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ओके, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस के एंड जब हुआ, खत्म हुई कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ? जो डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज थी उसे डिवाइड कर दिया गया, यानी उसको बांट दिया गया किसमें? यूरोपियन नेशंस में। ओके डियर स्टूडेंट, thus the colonial dominance of the different European nation was established over the entire Africa। और इसी तरह से जो कॉलोनियल डोमिनेंस है डिफरेंट यूरोपियन नेशंस का, वो एस्टेब्लिश हुआ किसके ऊपर? अफ्रीका पे, ठीक है। While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories,
ठीक है। जब क्या हुआ, दूसरे जो ग्रेडी यूरोपियन नेशंस थे वो किस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, कॉलोनीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। जब कॉलोनीज क्रिएट करने में लगे हुए थे, एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे एशियन और अफ्रीकन टेरिटरीज पर, तो दूसरे हैंड पर क्या हो रहा था, ऑन द अदर हैंड जर्मनी एंड इटली हैड completed the process of respective political unification. ओके, दूसरे हैंड पर ऑन अदर हैंड यानी दूसरी साइड पर क्या हो रहा था, जो जर्मनी और इटली है उन्होंने क्या किया, completed the process of respective political unification, यानी वो यूनाइटेड हो गई थी, पॉलिटिकली यूनाइटेड हो गई थी। इटली और जर्मनी उन्होंने साथ में हैंडशेक कर लिया था। ठीक है। Thus the unified Germany plunged into the competition of the industrialization, commercialization and colonialization. Okay, और इसी के साथ क्या हुआ, जो यूनिफाइड जर्मनी बनी, ठीक है, वो किस में एंटर हुई, इन द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंपटीशन चल रहा था, कॉमर्शियलाइजेशन का कंपटीशन चल रहा था और कॉलोनाइजेशन का कंपटीशन चल रहा था, उसमें एंटर हो गई। Thus, this quickly changing global phenomena has exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. ओके, और इसी के साथ जो ये क्विकली चेंजिंग ग्लोबल फिनोमिना, यानी जो वर्ल्ड के इंटीरियर इतना चेंजेस हो रहा था, ग्लोबली वर्ल्ड में इतना चेंजेस हो रहा था, यानी हर जगह कॉलोनीज क्रिएट करने की, एस्टेब्लिश करने का फिनोमिना लगा हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो नेशंस है वो क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेड सम ऑफ दिस कंट्रीज, और कुछ नेशन को, कुछ कंट्रीज को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट कर लिया अनदर कंट्रीज ने, और उनका डेवलपमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। दिस हैड लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ज़रूरत महसूस हुई, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर हो गया। ठीक है। So dear student, I hope you are clear about the topics available to you on the page number 10. My explanation is enough for your studies. On the next page, another topic is given to you, that is factor that caused First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्टर्स दिए गए जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड अकर हुआ। ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन दिस पार्ट. For that, you have to wait for my part 2 video. So keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.